Hello, class ninth. Welcome back to the platform GME. This is Simran Bhatti here, welcoming you all to this new lecture. आज जो लेक्चर हम लोग लेके आए हैं एज पर डिमांडेड बाय यू, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बढ़िया आपको ये चैप्टर मिलने वाला है। देखो, पहले जो बच्चे थे क्लास नाइन्थ में जिनका पहले सेशन था, वहाँ पर हम लोगों ने जो पहली हमारी एनसीईआरटी थी, इसमें चेंज नहीं हुआ था। वहाँ पर बहुत सिस्टमैटिक ये चैप्टर था। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सेल को पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ते हो, फिर ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हो, फिर स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो। नॉर्मल इस तरीके से बहुत सिस्टमैटिक था, लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस आपकी स्टडीज में कर दिए गए हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकल हो गया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गया है। तो सबसे पहली चीज आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके दिमाग में कहीं से कहीं तक भी ये चीज है कि भाई बायोलॉजी इज ऑल अबाउट थ्योरी और आपको इस चैप्टर के अंदर थ्योरी ही थ्योरी करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज आप लोग अपना दिमाग पहले से ही, अपना माइंडसेट रेडी करके रखना कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग देखने वाले हो। सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट समझेंगे चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर के अंदर डिग इन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, एंड तक बने रहना और बिना कॉपी पेन लिए प्लीज मत बैठना। इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाना। मैं एनसीईआरटी बुक का भी रेफरेंस साथ के साथ लेती रहूंगी, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि हाँ, मुझे चीजें ऐसे करके रिलेट करके कुछ इस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज विच आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि जो इसके डिटेल्ड नोट्स होंगे, एवरीथिंग दैट आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टू गेट फुल एक्सेस ऑफ दीज नोट्स, यू कैन ज्वाइन आवर चैनल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के फ्लो चार्ट के साथ में कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमें एग्जैक्टली पढ़ना है क्या। सबसे पहली चीज, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं विच इज योर सेल, ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट बेसिकली होने क्या वाला है। इसके फ्लो चार्ट में हम लोग बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, देखो पहले वाला जो आपका फ्लो चार्ट था, मतलब कि पहले वाली बुक का, उसमें आप सबसे पहले पढ़ते थे कि एग्जैक्टली सेल क्या होता है। उसके बाद आप लोग पढ़ते थे कि भाई सेल के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल आप लोग पढ़ते थे। और इसके बाद सीधा आप लोग पढ़ते थे डिस्कवरी के बारे में। किसके बारे में भाई? डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, जिसमें आप लोग प्रॉपर पढ़ते थे कि किस साइंटिस्ट ने रेड सेल को डिस्कवर किया है, किस साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। ये सब चीजें आप लोग डिस्कवरी के अंदर पढ़ते थे। टाइप्स ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल को क्लियर करने के बाद में फिर आप लोग आते थे अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि भाई सेल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से डिजाइंड है, क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर ही फिर आप लोग आगे जाकर पढ़ते थे ऑर्गेनल्स को। ठीक है, ऑर्गेनल्स को, दिस इज हाउ यू कंप्लीट द होल चैप्टर। ठीक है, अब लेकिन जब आप लोग इस चैप्टर को आज यहाँ पर पढ़ने वाले हो, तो थोड़ा सा फ्लो चार्ट में चेंज है। सबसे पहले तो हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, वो हम लोग करने वाले इंट्रोडक्शन। क्या करने वाले? इंट्रोडक्शन। क्यों? हम लोग सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे और किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, हमारी जो लाइफ हम लोग आज जी रहे हैं, किस तरीके से, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जिसने ओरिजिनेट किया था, जो जिसने चीज़ों को बेसिकली आज इतनी बड़ी जो चीज़ें फॉर्म हो गई है, इतनी लाइफ जो ह्यूमन सर्वाइवल ये चल रहा है, वहाँ की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये हम लोग सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे, जो आपके फर्स्ट 2 पेजेस में आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई एग्जैक्टली सेल होता क्या है, किस तरीके से करते हैं। और मैं आपको अपने एंड से यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में भी बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आपकी बुक में इतना सारा आपको रेफरेंस नहीं दिया गया है, आपको एंटोन विन ल्यूवेनहुक के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बताई गई हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस लेक्चर में बने रहना, ताकि आप लोगों को वो चीज़ बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग सेल को पढ़ेंगे, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल को पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद में हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ सेल के ऊपर, कि भाई जो आपके सेल हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेस्ड 3 बेसिस होते हैं जिस पे डिवाइडेड होते हैं ये। ठीक है, हम लोग हर एक बेसिस को पढ़ेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल को क्लियर करने के बाद में फिर हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर। किसके ऊपर? स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर, कि भाई आपका सेल जो है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, किस तरीके से बना होता है। और इसी स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहली जो चीज़ पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब होता क्या है, डोंट वरी, ये सब मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ अभी। बने रहना बस एंड तक इस लेक्चर में, बिना कॉपी पेन लिए प्लीज मत बैठना, ताकि हर चीज़ तुम्हें क्लियर हो जाए। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने के बाद में आप एक और चीज़ पढ़ेंगे, जो होगी आपकी सेल वॉल। और सेल वॉल को क्लियर करने के बाद में यहाँ पर इन इन दोनों में ही आप लोग डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और बाकी सब चीज़ें पढ़ते हो, वो हम लोग साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। और फिर आपके पास आता है एक और टाइप ऑफ सेल, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड
यूकैरियोटिक सेल्स भी बोलते हैं, तो वो आप लोग भी क्लियर करेंगे एंड दैट इज हाउ योर फर्स्ट पार्ट विल बी कवर्ड। और उसके बाद आएगा आपका पार्ट नंबर 2, जिस पार्ट नंबर 2 में हम लोग बाकी के बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन सेल डिवीजन पढ़ के अपने चैप्टर को दे देंगे विश्राम, यानी कि विराम, खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। समझ में आया? तो ये है आपका फ्लो चार्ट, पहले क्या क्या था और अभी देखो कितना सारा आपके इस चैप्टर के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं क्लास 9 जो आप लोगों को पढ़नी है। अपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अभी से क्लियर करना शुरू कर दीजिए, अपने रूट्स को क्लियर करना शुरू कर दीजिए। क्लियर से मेरा मतलब है अपने रूट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जब आप लोग दिस इज़ द ये तो मैंने अपने तरीके से बनाया है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, अच्छा, ये है आपका दिस इज योर सेल चैप्टर। जब आप लोग अपना सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपना फर्स्ट पेज देखते हैं। ये फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके का है आपका, ठीक है? इस फर्स्ट पेज में अगर आप लोग इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को देखोगे, ये अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा है, अभी आपको क्लियर दिखेगा थोड़ी, हाँ ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा अभी। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या, दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से आपकी लाइफ का ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से आज हम लोग सर्वाइवल देख पाते हैं, ठीक है? तो थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद में स्टडी, हम लोग किस तरीके से सेल्स को पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, किन दो चीज़ों को हम लोग कितना सेपरेट करना चाहिए ताकि वो हमें क्लियर तरीके से दिख जाए, ठीक है? और उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक्टिविटीज एक्टिविटीज सब बात की बातें हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को निकालना है जो एस्टिमेटेड साइज होता है अनियन पील सेल का, वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम लोग मेजर टॉपिक पर आएंगे, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो यूनिवर्सल फीचर होता है सेल का, मतलब ये हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, ये सारा आप ये जो अभी आप लोग पढ़ने वाले हो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सारा का सारा आपका सेल मेम्ब्रेन ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। और इसके बाद आपका आता है लास्ट सेल वॉल, और उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मेरा इसको दिखाने का बेसिस था क्या, ताकि आप लोगों को पता चले कि पहले कितना ज्यादा आसान था ये चैप्टर, लेकिन अब कितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ये चैप्टर आप लोगों के लिए हो गया है, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप लोग ये चीज जानेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक आप लोगों को बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरीके से शुरू हुआ था। ओरिजिन ऑफ लाइफ से मेरा कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है कि किस तरीके से लाइफ शुरू हुई थी, ठीक है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीज को बिलीव करते थे कि भाई जो हमारी लाइफ शुरू हुई है ना वो पानी से शुरू हुई है, मतलब कि जो पहला सेल हमारा फॉर्म हुआ था वो वाटर में फॉर्म हुआ था अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले वाटर के अंदर एक सेल जो था वो ओरिजिनेट हुआ था। ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना, ग्रो करना, है ना, पैदा होना बेसिकली। बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये चीज सजेस्ट की कि लाइफ जो है वो स्मॉल वाटर पूल्स या फिर हॉट हॉट स्प्रिंग्स में क्या हुई, ओरिजिनेट हुई, ना कि ओशियंस में, मतलब बड़े बड़े ओशियंस में नहीं हुई थी। वो जो हमारी लाइफ है वो हॉट स्प्रिंग्स में हुई थी, छोटे छोटे पूल्स में आपकी जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है? यहाँ पर एक पूगा वैली है जो कि एक हॉट स्प्रिंग की वैली है लद्दाख के अंदर, ठीक है? वो कंडीशंस वगैरह हमें बताती है और चीज़ बताती है कि अर्ली अर्थ में किस तरीके से चीज़ें थी और कैसे कैसे आज सेल की हम लोग एंट्री देखते हैं, ठीक है? ये जो हॉट स्प्रिंग थी ये बहुत सारे होम थर्मोफाइल बैक्टीरियाज का होम थी। अब ये थर्मोफाइल क्या होते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर आपकी टर्म आई है इस चैप्टर के अंदर, थर्मोफाइल। अब देखो जहां कहीं भी आप लोग वर्ड देखते हो ना, थर्म या फिर थर्मो, थर्मो, इसका सिंपल सा मतलब होता है हीट, ठीक है? हीट। और जहां कहीं भी आप लोग वर्ड देखते हो फाइल, यहाँ पर बता रखा है ना आपको फाइल, फाइल का बेसिकली मतलब होता है लविंग, लविंग। तो आपका थर्मोफिलिक या फिर थर्मोफाइल बैक्टीरिया से आपको क्या मिल गया, थर्मो का मतलब होता है हीट और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि वो बैक्टीरियाज जो कि हीट से, गर्मी से प्यार करते हैं। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं करती, तो मैं तो थर्मोफिलिक हूं नहीं, आई होप आप लोग भी नहीं होगे। जिसको गर्मी पसंद है वो थर्मोफिलिक आप उसको बोल सकते हो, ठीक है? ये अलग चीज है। थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज आपके वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गर्मी में आपके रह सकते हैं, ठीक है? गर्मी में उनका सर्वाइवल जो है वो होता है। यूजुअल जितने भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो बैक्टीरियाज कुछ इस टाइप के होते हैं कि अगर आप उनके ऊपर गर्म पानी को डालोगे या फिर टेम्परेचर को रेज कर दोगे तो वो मर जाते हैं, ठीक है? दे आर डेड देन। लेकिन थर्मोफिलिक वो बैक्टीरियाज होते हैं जो गर्मी में ही रहते हैं, जो ठंड में मर जाते हैं, एग्जैक्टली ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन थर्मोफाइल्स आपके वो बैक्टीरियाज होते हैं जो हीट लविंग बैक्टीरियाज होते हैं, और ये होते हैं आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये मैम क्या बता दिया आपने, ये हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल के अंदर। तो अभी तक आप लोगों को यहाँ इस फर्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि भाई जो आपकी लाइफ शुरू हुई है ना वो पानी से शुरू हुई है, और ये बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज के ऊपर मानते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो शुरू हुई है पानी से। और पानी कौन सा, वो भी पूल का, ठीक है? हॉट स्प्रिंग लेक्स का,
ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपर नाम दिया गया है पूगा वैली हॉट स्प्रिंग, जो है लद्दाख में जो प्रेजेंट है। ये ओशियंस में, बेसिकली ओशियंस के थ्रू हमारी लाइफ जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। क्लियर हुई ये चीज़? तो ये आपको बताया गया है। और वो वाले बैक्टीरियाज जो कि पानी में रहते हैं, गर्म पानी में रहते हैं, जो हीट से प्यार करते हैं, जिनका सर्वाइवल ही हीट के थ्रू होता है, वो होते हैं आपके थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर आपको ऑरिजिन बता रखा है आपकी लाइफ का, कि भाई इस तरीके से हुआ था आपका ओरिजिन। अब रिसर्चर्स की यहाँ पे आपको फाइंडिंग्स दे रखी है, जो आप लोग खुद भी अपने आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ आपको बोला है कि साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट है जिसमें बताया कि लखनऊ के अंदर एक है पूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, उन्होंने फाउंड किया वहां पे कि जो ये हॉट स्प्रिंग्स है, उनके जो यहाँ पर पॉन्ड है, ये जो पूगा वैली है, जो यहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग पॉन्ड दिख रही है, उसके उसके यहाँ कोने में आपको क्या दिखता है? कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स दिखते हैं। मतलब कि अगर ये लेक है तो इसके कोने कोने में आपको दिखेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। और ये फॉर्म होता क्यों है ये सुनो। कैल्शियम कार्बोनेट आपको ध्यान रखना है, ये डिपॉजिट होता है रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी स्प्रिंग्स के अंदर। होता क्यों है? ताकि वो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन से बचा पाए। यानी कि अगर कोई भी रेडिएशन बाहर से आएगी तो सबसे पहले वो इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से टकराएगी और यहाँ इस पॉन्ड तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए ये आपका हेल्प करता है हार्मफुल रेडिएशन से बचाने को, ताकि जितना भी आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो पॉन्ड के अंदर एग्जैक्टली सेफ रहे। ठीक है, बेसिकली इसका यही चीज है। ये एज अ शील्ड भी काम करती है, ठीक है, एज अ बैरियर भी काम करती है, कि एक्सट्रीम अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस है तो उससे उसको बचा सके। इसके बाद है असिस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्लीस्ट सेल्स। और इसी की वजह से पहला जो अर्लीस्ट सेल है आपकी बॉडी का, यहाँ पर वो फॉर्म हो पाया था। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपके रिसर्चर्स की ये फाइंडिंग्स है। इसके बाद आपको बताया है कि सेल इंपॉर्टेंट है क्यों। सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, सेल को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन तो हमेशा सुनने के लिए मिलेगी ही, विच इज द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल जो होती है, सबसे पहला बेसिक, बेसिक का मतलब कि भाई ये बेस है। ठीक है, दिस इज द बेस। बेस अगर नहीं होगा तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वही हमारी बॉडी का जो बेस है वो सेल है। यानी कि अगर सेल नहीं होगा तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बेस होता किस किस का है? ये स्ट्रक्चरल, मतलब कि आपकी बॉडी को आज जो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, मैं खड़ी होकर यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग बैठ कर पढ़ रहे हो, आप लोग बैठ कर लिख रहे हो, आपका पूरा 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 बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, वो किसकी वजह से हो पा रहा है? वो सेल की वजह से ही हो पा रहा है। इसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो देता ही है, इसके अलावा फंक्शन भी जो आपकी बॉडी आज परफॉर्म कर पा रही है, क्योंकि आपके सेल एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड हैं, इसीलिए ही आप आज फंक्शन कर पा रहे हो। तो सेल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है? वो है सेल। ठीक है, होता क्या है, यहाँ एक सेल है, ये एक सेल जो है, बहुत सारे सेल्स जब एक साथ मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज। ठीक है, ये है आपका सेल। ये जब बहुत सारे सेल एक साथ मिल रहे हैं तो ये फॉर्म करते हैं टिश्यूज। क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज। और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो आपस में आपके मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ये फॉर्म करते हैं आपके ऑर्गन्स। क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन्स। और जब यही ऑर्गन सिस्टम्स आपके एक साथ में मिलते हैं, और जब यही ऑर्गन सिस्टम्स आपके एक साथ में मिलते हैं तो ये आपके क्या फॉर्म करते हैं? ये आपके फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये मैंने सेल को बना दिया है इधर कुछ इस तरीके से। क्लियर हुई ये चीज? तो ये है आपके ऑर्गन सिस्टम। क्या है ये? आपके ऑर्गन सिस्टम। चलो, ऑर्गन सिस्टम ही जब अरेंज हो जाते हैं तो आपकी फॉर्म हो जाती है ह्यूमन बॉडी। तो एग्जैक्टली होता क्या है, आपकी बॉडी की शुरुआत कहाँ से होती है? बैक टू दिस सेल। यानी कि एक सेल जब बहुत सारे सेल्स एक साथ में मिलते हैं तब जाकर टिश्यूज बनता है, उससे ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर वो अरेंज होते हैं और बनाते हैं हमारी पूरी की पूरी बॉडी को। तो सेल जो होती है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल सी यूनिट होती है। मतलब कि अगर सेल प्रेजेंट नहीं होगा तो टिश्यूज नहीं हो पाएंगे, टिश्यूज नहीं होंगे तो ऑर्गन नहीं होंगे, ऑर्गन नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे, और एज अ रिजल्ट हम लोग भी नहीं होंगे। तो सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, क्योंकि इसी की वजह से बाकी की आगे की चीज़ें जो है वो फॉर्म हो पाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको टाइप्स बता रखे हैं सेल के। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो मैंने आपको बताई है सेल के बारे में, कि सेल जो है ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
कि ये है भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा फंडामेंटल जो यूनिट है वो आप सेल को बोलते हो। क्यों बोलते हो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आप लोग एक चीज पढ़ते हो विच इज योर टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ते हैं भाई? टाइप्स ऑफ सेल। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल में आप लोग सबसे पहली जो चीज पढ़ते हो वो पढ़ते हो यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा आप लोग जो पढ़ते हो वो होते हैं आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो इनका मतलब होता क्या है, ठीक है। जहां कहीं पर भी आपको वर्ड देखो, ये चीज आपको रिलेट करके पढ़नी होती है, ठीक है। यूनी का मतलब समझ लो, यूनी का मतलब होता है वन, सिंगल, यूनिक, ठीक है, अकेला। तो और ऑर्गेनिजम्स आपको पता ही है। और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? सेल। तो मतलब कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आपके वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं भैया जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। दीज आर दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। सिर्फ और सिर्फ एक सेल की हेल्प से आपके ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बने होते हैं। क्योंकि इनके नाम से ही पता चल रहा है आपको, यूनी, यूनी का मतलब होता है वन, सिंगल। क्लियर है? तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। फिर आप लोग आते हैं मल्टी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जहां कहीं पर भी आपको वर्ड दिख जाता है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, है ना। तो इसका भी सिंपल मतलब क्या निकल गया? इसका भी सिंपल सा एक मतलब निकल गया है कि भाई मल्टी जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वो सेल, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं। ये चीज क्लियर हुई? यहीं पर आप लोग एक चीज पढ़ते हो विच इज योर डिवीजन ऑफ लेबर। आई डोंट नो अगर आपकी बुक में ये चीज दे रखी है या फिर नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि आगे ये चीज आप लोगों के काम आएगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर एग्जैक्टली क्या होता है? जब आप लोग पढ़ते हो द वर्ड डिवीजन, तो डिवीजन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवाइड कर देना, है ना। और किसका डिवाइड कर रहे हैं? लेबर का। और लेबर क्या होता है? सबको पता है लेबर का मतलब होता है काम, कार्य, है ना। अब देखो जब कभी भी डिवीजन ऑफ, अब यहाँ पर आपको बोला गया है डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को बांटना, है ना। तो जब आप पढ़ते हो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जब आप लोग पढ़ते हो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो आप लोग एक चीज देखोगे विच इज कि भाई ये वाले जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। और भैया क्यों नहीं होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, ये इसीलिए नहीं होता है क्योंकि एक ही सेल है, सारे सारे फंक्शंस तो यही परफॉर्म करेगा, बांटेगा किसको, है ना। तो ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें आपको कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर दूसरे हाथ पर अगर आप देखोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनके पास में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के जो काम होते हैं वो बट जाते हैं, काम आपको यहाँ पे बटते हुए दिखते हैं। क्लियर हुई ये चीज? तो यहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल के बारे में चीजें बता दी हैं कि भाई टाइप्स ऑफ सेल एग्जैक्टली होते कितने हैं। तो पहला मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर, दूसरा मैंने आपको बताया मल्टी सेल्यूलर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। यहाँ पर आपको बताया गया है हाउ डू वी स्टडी सेल्स, हम लोग सेल्स को स्टडी करते क्यों हैं। अच्छा, इससे पहले, नहीं पहले ये पढ़ लेते हैं, हाउ डू वी स्टडी सेल्स, हम लोग सेल्स को पढ़ क्यों पा रहे हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होगा सेल इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप लोग उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। और इस बुक में आपके लिए नेक्ड आईज की जगह पर एक नया वर्ड यूज किया गया है, नेक्ड आईज की जगह पर नया वर्ड यूज किया गया है विच इज एड आईज, एड आईज, अनएड आईज, है ना। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है क्या कि भाई आपको नेक्ड आईज से सेल्स नहीं दिखते हैं, तो आप लोग सेल्स को देख कैसे पाते हो? तो आप लोग देख पाते हो सेल्स को माइक्रोस्कोप की वजह से। किसकी वजह से? माइक्रोस्कोप की वजह से। और इसीलिए हमें जरूरत होती है माइक्रोस्कोप्स की, यानी उन बैक्टीरियाज के बारे में, उन सेल्स के बारे में, उन चीजों को देखने के बारे में, उनको समझने के बारे में। अगर हम लोगों को उनको समझना है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे कि हम लोग देख पाए उसको, है ना। तभी आप लोगों की नीड होती है माइक्रोस्कोप की। और इसीलिए फिर आते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने अपनी खुद की माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क से क्या निकाला था?
सेल को फॉर्म किया था। ठीक है, ये किस तरीके से किया था वो हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहला है नीड फॉर अ माइक्रोस्कोप। तो क्योंकि हमारे पास नेक्ड आई से हम लोगों को चीज़ें आसानी से दिखती नहीं है, ठीक है, तो हम लोगों को ज़रूरत होती है माइक्रोस्कोप की। किसी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। क्योंकि हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, तो अब हम लोग के पास माइक्रोस्कोप आ गए। अब यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों को बोला गया है कि अगर आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों के पास एक ब्लैंक पेपर है और आपने उस पे 2 पॉइंट 2 डॉट्स को कर दिया है, तो आप उन 2 डॉट को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। लेकिन कंडीशन कितनी होनी चाहिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए? दिस इज योर पेज, ये आपके पास ब्लैंक पेज है। आपने क्या किया? एक डॉट को यहाँ बनाया और एक डॉट को आपने यहाँ बना दिया। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 डॉट्स आपके हैं, ठीक है। और क्योंकि आप इसको एक इतनी डिस्टेंस से देख रहे हो कि मेरी आंख जो है, जो मेरी आईज हैं और जो ये पेपर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस का गैप है, दैट इज 25 मीटर मिनिमम, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है, मैं इनको डिस्टिंग्विश क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि इनके बीच में 0.5 मीटर, 0.5 mm नहीं, 0.1 mm, 0.1 mm दैट इज रिटन ओवर हियर, ये रहा। क्योंकि ये पॉइंट आपके 0.1 mm से ज्यादा दूर हैं, इसीलिए मैं इन पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर पा रही हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाती। तो क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर एग्जैक्टली exactly है क्या, आप लोगों ने दो चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी चीज आपको डिस्टिंग्विश करनी है, यहाँ पर आपको सिंपली बताया गया, लेट मी शो यू दिस थिंग। जैसे कि दिस इज योर नोटबुक, ठीक है, ये आपकी नोटबुक है और यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर देती तो शायद आप उन 2 पॉइंट्स को नहीं देख पाओगे, अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0.1 mm से कम होगी। क्लियर है ये चीज? और अगर मैं यहाँ पर जो भी ये चीज मेरे मतलब इस पेज के ऊपर लिखी हुई है, अगर मेरी आंखों की और इस पेज की डिस्टेंस मिनिमम 25 सेंटीमीटर है तो ठीक है, अगर उससे कम है तो फिर मुझे वो नहीं देख पाएगा। अगर मैं यहाँ पर लाकर रख दूं और फिर देखूं तो ऑफ कोर्स आप उसे नहीं देख पाओगे, तरीके से नहीं देख पाओगे। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है, ह्यूमन आई की, यहाँ पर आपको 0.1, आपको पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने की भी डिस्टेंस बताई गई है, और आपकी आंखों के बीच में और आपकी कोई भी पेपर जो है उसके बीच में क्या डिस्टेंस होनी चाहिए वो भी आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहली चीज आपको बताइए कि हम लोग सेल्स को पढ़ते कैसे? हम लोग सेल को पढ़ते हैं, हमारी आंखें जो है वो बेसिक डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती हैं बहुत छोटी छोटी चीजों को, इसी जरूरत पड़ती है हमें माइक्रोस्कोप की। और माइक्रोस्कोप कैसे फॉर्म होता है? माइक्रोस्कोप जो है ये किया है हमारे रॉबर्ट हुक भैया ने। इन 1665 रॉबर्ट हुक भैया आते हैं, उन्होंने क्या किया? कॉर्क को, अपनी खुद की सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप को उन्होंने क्या किया था? ही डिजाइंड हिज ओन सेल्फ, लाइक ही सेल्फ डिजाइंड हिज माइक्रोस्कोप, और उन्होंने उसके हेल्प से क्या देखा था? सेल को देखा। तो यहाँ पर एक टॉपिक आपका जनरेट होता है विच इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या पढ़ते हैं अब आप लोग? यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक आता है विच इज डिस्कवरी ऑफ सेल। अब भाई सेल की डिस्कवरी हुई किस टाइप से थी? तो यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक भैया के बारे में। सबसे पहले आते हैं आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, अब एग्जैक्टली रॉबर्ट हुक आपके आते हैं 1665 में। सबसे पहली चीज तो ये आपके अपनी खुद की सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, मतलब कि इनकी खुद की ही डिजाइंड माइक्रोस्कोप थी, खुद इन्होंने बनाई थी वो, ठीक है, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से ये आपके एक डेड सेल को डिस्कवर करते हैं। और कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क। अब ये कॉर्क बेसिकली क्या होती है? जो आप लोगों ने पेड़ की छाल देख रखी होगी ना, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। तो उन्होंने उस कॉर्क को लिया, अपनी माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाई थी उसके नीचे उसको देखा, जूम इन करके उन्होंने चेक किया कि भाई यहाँ पर इस कॉर्क के अंदर ना बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ये बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ये रहे, मतलब कमरे टाइप बने हुए हैं यहाँ पर, टाइनी रूम्स टाइप बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट को अगर मैं इसका कलर चेंज करके आपको एग्जैक्टली दिखाऊं, तो ये जो टाइनी कंपार्टमेंट है आपके, ये जो आपको टाइनी कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, इन कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दिया था सेल, ठीक है। और क्योंकि जो कॉर्क होती है, ये कॉर्क होती है हमारी डेड सेल, ठीक है। कॉर्क जो होती है ना, ये आपकी डेड होती है, डेड मटेरियल होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ से एक डेड सेल की फर्स्ट जो डिस्कवरी है डेड सेल की, वो किसके थ्रू हुई थी? रॉबर्ट हुक के थ्रू। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि 1665 में रॉबर्ट हुक भैया आते हैं, और रॉबर्ट हुक भैया अपनी खुद की ही डिजाइंड माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? कॉर्क को एग्जामिन करते हैं, कंपार्टमेंट्स देखते हैं, जैसे ही कंपार्टमेंट देखते हैं इन्हीं कंपार्टमेंट को नाम दे देते हैं सेल। समझ में आई? तो पहले डेड सेल को डिस्कवर करने वाले 1665 में थे रॉबर्ट हुक, अपनी खुद की ही डिजाइन माइक्रोस्कोप से, और किस तरीके से? कॉर्क को एग्जामिन करके। क्लियर है वो चीज? इसके बाद में दूसरे हमारे पास जो आते हैं, ये है हमारे एंटोन वेन ल्यूवन हुक। एंटोन वेन
ल्यूवेनहुक, ये हमारे आते हैं 1674 में, इन द ईयर 1674 में। और ये एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनियन पील की हेल्प से, किसकी हेल्प से, अनियन पील, बेसिकली अनियन की हेल्प से इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड, पहला लिविंग सेल इनके थ्रू डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था? 1674 में, थ्रू द अनियन पील। इन्होंने अनियन पील को लिया और वहां पर देखा कि भैया एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोगों को कंपार्टमेंट अगेन दिख रहे हैं, जिन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। और इसके थ्रू 1674 में हमें अनियन पील के थ्रू क्या दिख गया है? अपना फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी आपकी कर दी है किसने? एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने। थर्ड नंबर पर जिनको आप लोग पढ़ते हो वो है आपके रॉबर्ट हुक। तीसरा रॉबर्ट आ गया भाई, सॉरी तीसरा रॉबर्ट नहीं, दूसरा रॉबर्ट आ गया, लेकिन इस बार हुक वाला रॉबर्ट है। इसका नाम है रॉबर्ट हुक, और ये आपके 1831 में आते हैं। हाँ जी, काफी लंबे गैप के बाद ये आते हैं, और ये आपको बताते हैं कि भैया सेल तो आपने बता दिया, लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी, सेल के अंदर ना न्यूक्लियस भी होता है। तो इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है उसका पता लगाया था। क्लियर है ये चीज? पहली बार जो न्यूक्लियस का पता लगाया था वो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। फोर्थ आप लोग पढ़ते हो पुरकिंजे के बारे में। ये पुरकिंजे भैया जो है ये 1839 में आए, और इन्होंने एक टर्म हमें दे दी और फिर निकल चले। इन्होंने बोला कि बच्चों का सिलेबस बढ़ाते हैं, एक टर्म दे देते हैं, तो इन्होंने एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म एग्जैक्टली होता क्या है वो हम लोग आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे इन चीजों को भी। ठीक है, तो पुरकिंजे आए 1839 में, इन्होंने एक टर्म दी विच इज कॉल्ड एज योर प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। इसके बाद एक और आपके साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन एंड श्वान, ये लोग आते हैं और ये लोग सेल थ्योरी प्रपोज कर देते हैं, द सेल थ्योरी, जो कि आप इस चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शेल्डन एंड श्वान आते हैं, सेल थ्योरी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये बोलते हैं कि भाई जो भी आज सेल आप लोग देख रहे हो वो इसीलिए है क्योंकि पहले कुछ ना कुछ सेल था। क्लियर है ये चीज? तो शेल्डन एंड श्वान आए थे आपके 1838 एंड 1839 में, और उन्होंने कंपोज कर दी थी सेल थ्योरी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्लियर है ये चीज? इसके बाद भी चैन नहीं मिला, किसको चैन नहीं मिला? रुडोल्फ विर्चो को। रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। हालांकि ये पहले के सिलेबस का है पर मे बी ये काम आ जाए अभी के, तो यू नीड टू नो दिस। रुडोल्फ विर्चो आते हैं और उन्होंने जो सेल थ्योरी थी ना इसको एक्सटेंड कर दिया था। ही एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी। और किस तरीके से इन्होंने किया था एक्सटेंड इसको? इन्होंने एक टर्म जो है, एक स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर दी थी, विच इज योर ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अभी जो मैंने आप लोगों को एक टर्म बताई ना, अभी मैंने आप लोगों को एक टर्म बताई थी विच इज, कि हर एक सेल जो है वो एक, वो आज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले एक सेल यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, हम लोग अगर आज एग्जिस्ट करते हैं तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली मतलब क्या है, ऑल द एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कुछ ना कुछ सेल्स रह चुके हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये बात आपकी बताई रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट के थ्रू, विच इज ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला। ये इनकी ही लैंग्वेज में स्टेटमेंट थी। आई डोंट थिंक कि ये आपका इतना ज्यादा काम का है, ये आपको धीरे 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 आके पता चलेगा चैप्टर के अंदर। तो मैंने आपको डिस्कवरी का सेक्शन पूरा का पूरा एक ही साथ में करा दिया है, इसको नोट कर लेना, आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है ये। ठीक है, तो ये है आपका एंटोन वेन ल्यूवेनहुक और इन सब चीजों के बारे में। तो डिस्कवरी हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है अब, क्लियर, और सेल भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्या आता है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के अंदर आप लोग पढ़ते क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा सेल जो है वो बना किस टाइप से है, इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। अगर हम लोग सेल के घर पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज मिलेगी, क्या फंक्शन रहता है उसका, ये सब चीजें आप लोग पढ़ते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो जब हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एक सेल। ठीक है, ये हो गया है आपका सेल। जब कभी भी अब लेट्स से कि हम लोग सेल के घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी अगर आप लोग अपने घर के अंदर एंट्री करते तो सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलता है? आपका गेट, आपका दरवाजा मिलता है ना, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका सेल है, इसका जो डोर है वो क्या है, या जो इस गार्ड यहाँ पर खड़ा है वो क्या है? सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग सबसे पहले इस सेल के अंदर एंटर करना शुरू करोगे तो आपको ये लेयर यहाँ पर मिलेगी। क्या मिलेगी? ये वाली लेयर मिलेगी। और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ते हैं इस लेयर को हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सेल
मेम्ब्रेन। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग सेल को पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो देखते हैं इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, इसकी आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही आप लोग सेल के अंदर एंटर एंटर करोगे आप लोगों को दिखेगी ये मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन का काम होता क्या है एग्जैक्टली अब हम लोग वो चीज समझ लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, यूनिवर्सल फीचर बोला क्यों गया है, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज इससे आगे पढ़नी है कि भाई जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, और इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस एनिमल्स आल्सो इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ऑल्सो अब हम लोग पढ़ते हैं एक टर्म और होती है इसके आगे विच इज योर सेल वॉल। सेल वॉल भी ऐसे ही एक आउटर कवरिंग होती है, लेकिन ये आपके प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर या फिर बैक्टीरियाज के अंदर। तो देखो क्या चीज बताई गई है आपको, यहाँ पर बोला गया था यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन को बोला क्यों गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सभी के अंदर, यूनिवर्सल हर चीज के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखे, क्योंकि अगर हर चीज के अंदर सेल है तो सेल के बाहर एक लेयर होती है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी बैक्टीरिया इन एवरी ऑर्गेनिज्म। आपको हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि आपको सेल वॉल जो है वो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के अंदर, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के अंदर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रीज, प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहले तो आपका जो वर्ड है ये द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब जब आप लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हो तो आप लोगों को एक टर्म समझनी है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एसपीएम। अब ये एसपीएम क्या होता है? सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और मेरी आदत है आप लोगों को हर एक वर्ड प्रॉपर तरीके से खोल के समझाने की। तो देखो सिलेक्टिवली का मतलब बहुत सिलेक्टिव चीजें, ठीक है, हर चीज को अलाउ नहीं, सिलेक्टिव चीजों को। परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिट करना, एंटर या फिर एग्जिट की परमिशन देना। और मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होती है एक लेयर। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर इन अ प्लांट सेल, सॉरी इन एन एनिमल सेल। तो ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड जी। इसके अलावा ये क्या करती है? दिस इज एसपीएम, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये आपकी वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलेक्टिवली ही चीजों को अपने अंदर एंट्री या फिर एग्जिट करने को अलाउ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये भी एक फंक्शन है बेसिकली कि इट अलाउज सिलेक्टिव सब्सटेंस, ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ करती है। इट अलाउज स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू एंटर और एग्जिट। क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये एक एज अ गार्ड काम करती है। क्या गार्ड काम करती है? सिंपल सी चीज है, ये अलाउ करती है सिलेक्टिव सब्सटेंस को अपने अंदर एंटर करने का या फिर एग्जिट करने का। अगर आप घुस गए हो तो इसकी परमिशन से घुसोगे, बाहर निकल रहे हो तो भी इसकी परमिशन से आप लोग एग्जिट करोगे। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको बताती है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग इसको बोलते हैं। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो चीजें एंटर करती हैं सेल मेम्ब्रेन में, जो चीजें एंटर करती हैं वो करती हैं दो टर्म की हेल्प से, दो प्रोसेसेस की हेल्प से, जिसको हम लोग, सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है, वेट, और दूसरा आपका प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। क्लियर है भाई ये चीज? वेरी गुड। अब देखो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता क्या है, इस पर आने से पहले एक बार से समरी लेते हैं इसकी। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल की। ठीक है भाई? ठीक है जी। एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों होती है? क्योंकि ये सिलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर अलाउ या फिर एंटर करती है, मतलब अलाउ करती है एंटर या फिर एग्जिट करने के लिए। और इसके बाद ये अलाउ करती है सिलेक्टिवली सब्सटेंस को ही, इसीलिए हम लोग इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को बताना है बिकॉज इट अलाउज सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू एंटर और एग्जिट थ्रू इट। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। सब्सटेंसेस जो एंटर करते हैं वो दो प्रोसेसेस की हेल्प से करते हैं, पहला डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। ये क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इन चीजों को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं अब डिफ्यूजन के ऊपर कि भाई डिफ्यूजन एग्जैक्टली होता क्या है। डिफ्यूजन को एग्जैक्टली आप लोगों को समझने से पहले एक टर्म आप लोगों ने समझनी है। ठीक है, जो कि है आपकी हायर पोटेंशियल, जो कि है हायर पोटेंशियल
और एक और आपकी टर्म है लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल कहने का मतलब है कि आपको एक चीज समझनी है, जहां पर चीज ज्यादा होगी वो वहां से फ्लो करेगी जहां पर चीज कम होगी, है ना। जिसके पास पैसा है, जिसके पास हाई पैसा है, हाई क्लास वाले जो लोग होते हैं वही तो पैसा देंगे, गरीब तो पैसा नहीं देगा ना। तो जिसके पास हाई कंसंट्रेशन होती है, हाई पोटेंशियल होती है, या मैंने पोटेंशियल वर्ड लिख दिया है, यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट वर्ड वुड बी कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। सेम यहीं पर लोअर कंसंट्रेशन। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है क्या, कि हमेशा चीजें जो फ्लो करती हैं वो करती हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑलवेज। और अगर आपको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक चीजों को मूव करवाना है तो यू नीड टू गिव प्रेशर। क्लियर है ये चीज। अगर आपको गरीब को अमीर बनाना है तो यू नीड टू पुट प्रेशर। समझ में आई ये चीज। तो बहुत सिंपल सा है कि जहां पर चीज ज्यादा होगी, जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, जहां पर सोर्सेज ज्यादा होंगे, जहां पर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, वहीं से चीजें फ्लो करेंगी टू द लोअर साइड। जहां पर चीजें नहीं है वहीं पर वो चीजें फ्लो करेंगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आपको समझनी है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, जब मैंने फॉर एग्जाम्पल इस बीकर के अंदर गैस जो है वो फिल अप कर दी है और इसमें बहुत सारी गैसेस हैं और पूरी की पूरी ऊपर तक भरी हुई है, और ये आपका एक और बीकर है जो कि इससे कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। क्लियर है ये चीज। वेरी गुड जी। अब ये क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, इसके बाद में जो कंसंट्रेशन वो बहुत ज्यादा कम है, तो गैसेस यहाँ से फ्लो करेंगी इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि लोअर है ये। तो बेसिकली होता क्या है, जब आपकी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन इज, इट इज द मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गैसेस। जब आपकी गैसेस मूव करती हैं, मूवमेंट ऑफ गैसेस, जब आपकी गैसेस मूव करती है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, from higher concentration to lower concentration, to lower concentration। क्लियर हुई ये चीजें। तो मैंने आप लोगों को बोला क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि जब आपकी गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करती हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन के बारे में। जब आपकी गैसेस मूव करेंगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर गैसेस एंट्री कर रही हैं या फिर एग्जिट कर रही हैं तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करती हैं। क्लियर है ये चीज। वेरी गुड। इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं एक और टर्म विच इज कॉल्ड एज योर ऑस्मोसिस। क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट, ये भी मूवमेंट ही होता है, द मूवमेंट लेकिन वाटर का, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अगेन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप वाटर का मूवमेंट देखते हैं, मिनरल्स का मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, ये भी आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन, ये है ऑस्मोसिस। क्लियर है ये चीज। लेकिन ऑस्मोसिस को जब आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग तीन तीन केसेस को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, तीन तीन केसेस को। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से जो चीजें हैं आपकी वो एंटर करती हैं। ठीक है, किस तरीके से जो चीजें हैं वो एंटर करती हैं या फिर एग्जिट करती हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की हेल्प से। तो जब हम लोग अपना प्रोसेस पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज योर ऑस्मोसिस, हम लोगों को पता है कि भाई आपका वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन ऑस्मोसिस में हम लोग तीन केसेस पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने आपको तीन केसेस बताने हैं यहाँ पर। पहला होता है आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दूसरा आप लोग पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और तीसरा आप लोग पढ़ते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या पढ़ते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर केसेस बनते हैं किस टाइप से, हाइपरटोनिक के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। हाइपरटोनिक के अंदर ये है नहीं, वेट, ये है आपकी एक कंसंट्रेशन, ये है आपकी एक कंसंट्रेशन। ठीक है, एक कंसंट्रेशन जो है आपकी वहां पर बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन है, ये आपका सेल है, दिस इज योर सेल। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, ये आपका सेल है और इस सेल के आसपास जो है बहुत ही ज्यादा हायर कंसंट्रेशन है, दिस इज योर सेल। इस सेल के आसपास बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, किसी भी गैसेस की या पानी की।
वाटर की हायर कंसंट्रेशन है इसके आसपास, और इसके अंदर पानी काफी कम है ना? तो यहाँ पर एग्जैक्टली होगा क्या? हम लोगों ने देखी है, ये तो हाइपरटोनिक का नहीं होगा, पर दिस विल बी योर ऑफ। देखो, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन के ऊपर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एग्जैक्टली होता क्या है? ये है आपका सेल, यहाँ पर भी एक सेल बना देते हैं और यहाँ पर भी एक सेल बना देते हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है? हाइपरटोनिक के अंदर जो आपकी बाहर पानी की कंसंट्रेशन है वो होती है बहुत ज्यादा। कैसी होती है वो? बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर होती है काफी कम। तो हमें पता है कि अगर बाहर पानी ज्यादा है और अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, करेगा, क्योंकि ये है आपकी हायर कंसंट्रेशन और ये है आपकी लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ही पानी ने बाहर से अंदर मूव किया, क्योंकि पानी बाहर बहुत ज्यादा है, अंदर कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक पानी ने मूव किया, और जैसे ही ये पानी मूव करता है तो सेल जो है आपका वो क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है, मतलब सेल आपका मोटा हो जाएगा, क्योंकि अब आपके सेल को पानी मिल गया तो सेल आपका मोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? किशमिश। आप रात को किशमिश को भिगो के रख दो, क्योंकि पानी बाहर बहुत ज्यादा है, तो सुबह सुबह किशमिश फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है? सेल जो है आपका वो स्वेल कर जाएगा, जो आपकी कंसंट्रेशन है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है? यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा भर भर के। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो सेल से पानी बाहर की तरफ मूव कर देता है, और एज अ रिजल्ट आपका जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? वो सिकुड़ जाता है। तो हाइपरटोनिक के अंदर जो सेल है वो आपका सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा? क्योंकि पानी सेल के अंदर बहुत ज्यादा है और बाहर काफी कम है, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक चीजें मूव करती हैं, एंड एज अ रिजल्ट जो आपका सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। ये याद रखना है, तीनों के तीनों प्रोसेसेस होते हैं आपके इन ऑस्मोसिस। क्लियर ये चीज? पानी का मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर स्वेल, यहाँ पर श्रिंक। अब आते हैं आइसोटोनिक के ऊपर। आइसो का मतलब होता ही है इक्वल। ठीक है, तो पानी जो है वो सेल के अंदर भी इक्वल है, और जो बाहर है वो भी बिल्कुल इक्वल है। मतलब यहाँ पे भी हायर कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे भी लोअर कंसंट्रेशन नहीं है, दोनों जगह पे बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर जो आपका सेल है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। सेल रिमेन्स द सेम, रिमेन्स सेम, इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सेम है, सेम ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों केसेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, आपकी बुक के अंदर इस चीज को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक ओपन, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ही आपको दिखाया गया है अबाउट हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कुछ ये रहा इस तरीके से। क्लियर है ये चीज? तो ये है आपका पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर जितनी आपकी कंसंट्रेशन है एग्जैक्ट यहीं पर भी उतनी ही कंसंट्रेशन है। तो आपका सेल यहाँ पे ना स्वेल हो रहा है ना ही श्रिंक हो रहा है, सेम है आपका जो सेल है, दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, जब आप लोग हाइपोटोनिक में पढ़ते हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एग्जैक्टली होता क्या है? सोल्यूट की जो यहाँ पर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया गया है। हाइपोटोनिक के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका सेल है वो स्वेल कर जाता है, क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ही ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम ज्यादा होती है, तो ज्यादा का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर एंटर कर जाता है सेल में। और ये है बता रखा है आपका हाइपरटोनिक के बारे में। एग्जैक्टली हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है? जो आपका सेल है वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। अब यहाँ पर आप जो जो टर्म आपके लोगों के साथ में यूज की गई है वो टर्म कौन सी है? द टर्म इज सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट कंसन अरे है रेड ही ज्यादा विजिबल है, रेड ही ले लेते हैं। ठीक है जी, आपको बताया गया है सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम इज इक्वल्स टू सोल्यूट कंसंट्रेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है? कि सेल के बाहर, और इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर। क्लियर है ये चीज? तो जब आप लोग आइसोटोनिक में देखते हो तो बाहर का जो मीडियम है, बाहर का जो पानी है, बाहर का जो सोल्यूट है वो बिल्कुल इक्वल है अकॉर्डिंग टू, मतलब जितना आपका सेल के अंदर है। जब आप लोग पढ़ते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन को, तो जो आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है, मतलब सेल के बाहर जो आपका कंसंट्रेशन होता है, ये रहा, विच इज लेसर देन इंट्रासेल्यूलर। मतलब कि जो आपका सेल है, जो आपका सेल है उसके अंदर तो कम है, ये बता रखा है ना, इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर तो काफी ज्यादा है यहाँ पर, और सोल्यूट के अंदर मतलब बाहर के अंदर काफी कम है।
ठीक है। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसके बाद है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक में हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है बाहर वो ज्यादा होता है, ठीक है। हाइपर आपका कर जाता है स्वेल, और ये आपका कर जाता है श्रिंक। क्लियर है भाई ये चीजें? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, क्या बताया है कि भाई हाइपर, ये जो आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ये आपका श्रिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका सेल है, सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर की तरफ वो काफी कम है और अंदर बहुत ज्यादा है। इंट्रा का मतलब अंदर बहुत ज्यादा है, अगर अंदर ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी और एज अ रिजल्ट जो हमारा सेल है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर है ये चीज? और इसके अंदर क्या होता है, हाइपर के अंदर, हाइपर के अंदर जो आपका सेल है अंदर उसमें कम है, ये रहा सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेसर का साइन है, वो काफी कम है। कैसा है, लेसर। इसकी वजह से जो आपका पानी है बाहर का, जो वाटर है आपका बाहर का, वो अंदर मूव कर जाएगा एंड ये आपका केस हो जाएगा स्वेल। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको शायद चेंज, हाँ, यहाँ मैंने आपको शायद उल्टा बता दिया है। हाइपर के अंदर श्रिंक नहीं करेगा, हाइपर के अंदर करेगा स्वेल, हाइपर के अंदर करेगा स्वेल। और ऐसे ही यहाँ पर भी स्वेल नहीं, यहाँ पर करेगा श्रिंक। ठीक है, अच्छा हुआ बुक का रेफरेंस ले लिया। तो दिस इज हाउ दिस इज कंप्लीटेड हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। क्लियर है ये चीजें? बहुत बढ़िया। तो ऑस्मोसिस हम लोगों ने कर लिया है क्लियर। अब हम लोग आते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के ऊपर अब हम लोग आते हैं। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में हम लोग एग्जैक्टली पढ़ते क्या है कि किस तरीके से जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। भाई ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी यहाँ पर जो आउटर लेयर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है बाय लेयर, बाय लेयर। ठीक है। व्हाट इज बाय? बाय का मतलब होता है टू, यानी कि दो लेयर्स की बनी होती है, और ये बनी होती है आपकी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन्स की एग्जैक्टली ये आपकी बनी होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है भाई ये चीज? वेरी गुड। और जो आपका ये मॉडल है ना, एग्जैक्टली अगर हम लोग आपको दिखाते हैं, अब देखो, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, बड़े ध्यान से इसको समझना, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, ये जिस चीज से बनी होती है, बेसिकली जो मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से जो आपके फैट्स और लिपिड्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से होता है, नहीं वेट, दूसरी साइड लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये होते हैं आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड इसके अंदर। ठीक है। कुछ इस तरीके से, अरे है हो क्या रहा है आज ये है आपका प्रोटीन्स। ठीक है। और यहीं पर अब हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से आपके ये यहाँ पर आपकी बाई लेयर आपको दिख रही है प्रोटीन्स की, बीच में बेसिकली आपके लिपिड्स होते हैं, यहाँ पर आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, जो आपको बुक के अंदर आपके पिक्चर्स में भी दिखा रखा होगा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में। तो दो लेयर्स की बनी होती है, ये इन एंड आउट, ये कुछ फ्लिप और फ्लॉप करती है, बेसिकली ये फ्लिप करती है, जिसकी वजह से जो CO2 है वो इसके अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है। और इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्यों बोलती है कि फ्लूइड की तरह फ्लो करती रहती है। और मोज़ैक बेसिकली क्या होता है, एक टाइल का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है ये चीज? तो क्योंकि इसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल टाइल्स की तरह है, एक तरीके से प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर जो है उसको नाम दिया गया है यहाँ पर। और ये बाई लेयर होती है। ठीक है। किसकी बनी होती है ये? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी हुई होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक और चीज आपको यहाँ पर बताई गई है, एक टर्म आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, हाइड्रोफिलिक, और एक आप पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक। भाई ये क्या होता है? देखो, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फिलिक का मतलब होता है प्यार। तो ये जो आपके ऊपर के आपको हेड दिख रहे हैं ये पानी की तरफ रहेंगे क्योंकि पानी से प्यार करते हैं। यहाँ पर ये जो अंदर आप लोग देख रहे हो ये आपके हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिक का मतलब फियर, जो पानी से डरते हैं। तो यहाँ पर ये रहते हैं पानी से दूर, ये रहते हैं पानी के पास। क्लियर है ये चीज? ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इसके एंड्स रहते हैं। ये चीज, दिस इज ऑल अबाउट योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आप लोग पढ़ते हैं। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को पढ़ने के बाद में आप लोग सिंपल सी चीज इसमें पढ़ते हैं,
डिफ्यूजन के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ लिया है, किस तरह से चीज़ें इसमें एंटर करती हैं, क्या काम होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आप लोग सेल वॉल के ऊपर। भाई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आ सकता है। सेल वॉल क्या होती है? ये होती है आपकी रिजिड इन स्ट्रक्चर। कैसी होती है भाई? ये होती है आपकी रिजिड, मतलब कि ये काफ़ी हार्ड होती है। और हार्ड की होती है, अगर आप लोग पेड़ों को देखो तो क्या पेड़ फ्लेक्सिबल होते हैं? नहीं होते हैं, बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होती है, क्योंकि उनके पास होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? ये है आपका सेल, ये है आपकी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर भी होती है आपकी, मतलब आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये होती है हार्ड एंड रिजिड, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर की होती है, ये आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती है बिल्कुल भी। ये आपकी फ्लेक्सिबल आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और काफ़ी ज़्यादा हार्ड और रिजिड होती है ये, ठीक है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। क्लियर है ये चीज? तो अभी तक के लिए इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ा क्या है? इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है। ओरिजिनेशन, अरे भाई राइटिंग इतनी गंदी क्यों आ रखी है? ये है ही गंदी, बट स्टिल। ऑरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आपके कौन से होते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों के दोनों किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर से रिलेट करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है? काम का बांटना आपस में, ठीक है। इनके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, कि डिस्कवरी एग्जैक्टली जो आपकी सेल थी उसके किस किस तरीके से किस किसने की थी, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डिस्कवरी के बाद में हम लोग आए हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, और स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है वो पढ़ी है हमने सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ी है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बाई लेयर होती है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, कितने टाइप के डिफ्यूजन, कितने टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं वो हम लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर ली। और इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ी है सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। क्लियर है ये चीज? तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद में आज का हम लोग अपना ये लेक्चर पार्ट नंबर 1 करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग शुरू करेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल से, और सारे के सारे ऑर्गेनल्स एक साथ पढ़ते चलेंगे बिल्कुल रफ्तार में, और खत्म कर देंगे पार्ट 2 के अंदर इस चैप्टर को। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंडिंग तक बने रहने के लिए इस लेक्चर में बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। गो एंड ज्वाइन द चैनल, आप लोगों को इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।